बच्चों 12th का फिजिक्स स्टार्ट करते हैं और 12th के फिजिक्स का वॉल्यूम 1 में फर्स्ट यूनिट हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट, रेस्ट मीन्स स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी चार्ज और उससे रिलेटेड फेनोमेनन का स्टडी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको जरा सिलेबस बता दूं, फिर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बहुत ही डीपली आपको स्टार्ट करता हूं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वॉल्यूम 1 फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अब जैसा कि नाम है यूनिट का, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। वॉल्यूम 1 बुक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द सेकेंड पार्ट इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। The first part is electrostatics and the second part is electrodynamics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग स्टेशनरी चार्ज के बारे में बात करते हैं। स्टेशनरी चार्ज के बारे में। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम लोग मूविंग चार्ज के बारे में बात करते हैं। स्टेशनरी चार्ज दैट इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट स्टैटिक्स कंडीशन। स्टैटिक्स कंडीशन में चार्ज के स्टडी के बारे में बात करेंगे। और एनसीईआरटी में फर्स्ट 2 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है। कौन कौन सा है? फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स एंड द सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर से रिलेटेड टर्म पढ़ना है। चार्ज का स्टोर करेंगे, आपने कंडेंसर का नाम सुना होगा, वो इस चैप्टर में आने वाला। ठीक है, तो बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड स्टार्ट करेंगे, बट पहले जरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स का बात कर ले। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में कौन कौन से चैप्टर है? तो याद करो 10 क्लास में आपने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स चार्ज का मूवमेंट होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 3। फिर बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म। फिर हम लोग बात करेंगे इसमें EMW, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, किसका बात करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। थोड़ा सा ये। फिर हम बात करेंगे, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स का पोर्शन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोर्शन है। फिर बात करते हैं AC, अल्टरनेटिंग करंट, और तब बात करते हैं EMW, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दैट मीन्स पूरा वॉल्यूम 1 बुक इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है। आइदर चार्ज स्टेशनरी कंडीशन में हो या फिर चार्ज मूविंग कंडीशन में हो। जब चार्ज मूविंग कंडीशन में होगा तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगा, जो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। एक डिफिनेशन आपको याद होगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये आप डिफिनेशन पढ़े होंगे 10th क्लास में, बोर्ड में वो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर था। और ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी 10th में था, बट 12th में वास्ट लेवल में पढ़ना है। तो सिस्टमेटिक वे में स्टार्ट करते हैं। मैं राकेश पांडे, और आप मेरे साथ बने रहें। कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा, एक्चुअल कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी सॉल्यूशन मैं आपको करके करूंगा, और साथ में एक्सरसाइज एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी के जो अंदर में क्वेश्चंस है वो सब भी
साथ में मैं टॉपिक वाइज मैं आपको बताते जाऊंगा, तो आप मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर बने रहें। अब फिजिक्स में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद करते हैं, तो आप इसको नोट कर लो, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसा कि मैंने बताया, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। ग्रीक में मिलेटस ग्रीक के मिलेटस का थेल्स को क्रेडिट जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ये स्टार्ट वहां से हुआ और धीरे धीरे इन्वेंशन होते होते इलेक्ट्रिक करंट तक पहुंचे। बाद में इसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन का बहुत बड़ा रोल रहा। तो इसमें हम लोग चार्ज का स्टडी करेंगे रेस्ट का पोजीशन में। कुछ एग्जांपल डे टू डे लाइफ में आप ऐसा देखे होंगे। सपोज करो एक कॉम्ब से हम अपने सूखे बालों को रब्ड करें कंघी से, और उसके बाद हम कागज के टुकड़े को रख दें, तो वो कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट कर लेगा। तो वो चार्ज से रिलेटेड फेनोमेनन है। सपोज करो आपको प्लास्टिक के चेयर पे बैठा दे, एक दूसरा एग्जांपल, आपको प्लास्टिक के चेयर पे बैठा दे और उस प्लास्टिक के चेयर पर आप काफी देर तक बैठो और आपने शूज पहन रखे हो, जूते पहन रखे हो। कुछ देर के बाद आपका बॉडी फ्रिक्शन के पोजीशन में आएगा। उसके बाद उठने के बाद, प्लास्टिक चेयर से उठने के बाद किसी को टच करो, किसी कंडक्टर को या अर्थ को टच करो, तो आपको एक झटका लगेगा। तो डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में सुने। लाइटनिंग कंडक्टर, बिजली चमकना यानी बिजली का गिरना, ये चार्ज से रिलेटेड फेनोमेनन है। चार्ज से रिलेटेड फेनोमेनन को सब हम समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट से हम देखते हैं, उस एक्सपेरिमेंट से हम लोग चार्ज के फेनोमेनन के बारे में समझने का ट्राई करते हैं और फिर देखते कि क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, चार्ज होता तो कितने तरीके का होता है। देखो बच्चों, एक दो बात आपके दिमाग में पहले से होगा। जैसे आप प्रीवियस क्लासेस में, लोअर क्लासेस में आप इतना जानते होंगे कि चार्ज टू टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। सेम टाइप के चार्ज में रिपल्सन होता है, डिफरेंट टाइप के चार्ज में अट्रैक्शन होता है। ये बात आपको ऑलरेडी पता होगा, बट उसके पीछे का जो लॉजिक है, जो फेनोमेना है, उसको हम डिटेल में समझेंगे। तो एक हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर आपको हम चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। ऐसा करते हैं, 2 ग्लास रॉड लेते हैं, ग्लास रॉड, ग्लास का ट्यूब, ग्लास रॉड मीन्स ग्लास का ट्यूब, ग्लास है, उसको रबिंग करते हैं। 2 ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क ले लेते हैं, सिल्क क्लॉथ। अभी जितना भी एग्जाम्पल ले रहे हैं वो सारा एग्जाम्पल इंसुलेटर से रिलेटेड है। जब इलेक्ट्रिक करंट का इन्वेंशन, जब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में लोगों को मालूम चला तो हमने डिवाइड किया, ये कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है। बट आप सोचो उस समय जब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये पूरी दुनिया को पता नहीं था, क्योंकि ये स्टोरी स्टार्ट होता है 600 BC। 600 BC में मिलेटस के थेल्स ने एक्सपेरिमेंट किया और वहां से फिर धीरे धीरे चीजों को समझते चले गए। तो जरा एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, फिर हम लोग चार्ज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए, 2 ग्लास रॉड हम लोग लेते हैं और इन दोनों ग्लास रॉड को हम लोग सिल्क क्लॉथ से रब्ड करते हैं। सपोज करो 2 ग्लास ऐसे, ये ग्लास है, एक ये ग्लास है, ये सिल्क है, एक ये दूसरा ग्लास है और ये दूसरा सिल्क। दैट मीन्स इस ग्लास रॉड को इस सिल्क क्लॉथ के साथ हमने रब्ड किया, इस ग्लास को इस सिल्क के साथ हमने रब्ड किया, दोनों ग्लास को दोनों सिल्क के साथ हमने क्लोथ्स, दोनों ग्लास को दोनों सिल्क के साथ हमने रब्ड किया। ठीक है, फिर क्या करते हैं, देखो अभी हम लोग प्लास्टिक सीट लेते हैं, प्लास्टिक सीट, 2 प्लास्टिक सीट लेते हैं, प्लास्टिक सीट,
और उस प्लास्टिक शीट को रब्ड करते हैं कुछ और इंसुलेटर के साथ। सपोज करो हमने फर के साथ रब्ड कर लिया, फर के साथ, ठीक है। देखो अगर ये एक प्लास्टिक शीट है, ये प्लास्टिक शीट और ये फर लो, थेल्स ने कैट स्किन का, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे मिलेगा कैट स्किन, बिल्ली के खाल से रब्ड किए थे, और भी ऊल से, पॉलीथीन से, डिफरेंट टाइप्स का इंसुलेटर से। ऐसा हम दो पेयर ले सकते हैं। तो एक प्लास्टिक शीट और फर का एग्जांपल हम ले रहे हैं, एक प्लास्टिक शीट और एक फर, फिर अगेन एक प्लास्टिक शीट, अगेन एक प्लास्टिक शीट और एक फर। रबिंग करते हैं। देखो रबिंग करने के पहले अगर हम दोनों ग्लास को एक साथ रखे, सपोज करो ये ग्लास एक ये दूसरा ग्लास, अभी दोनों को एक साथ रखे थे रबिंग करने के पहले, इन दोनों ग्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं था, एकदम बिल्कुल दोस्ती था, कोई दिक्कत नहीं था, दोनों ग्लास साथ में थे। वैसे करके दोनों प्लास्टिक शीट को हमने साथ में रखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये चारों मटेरियल्स, ये जितना भी मटेरियल्स है सबको साथ में रखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट अब रबिंग करने के बाद देखते क्या हुआ। जब हमने रब्ड किया, रब्ड करने के बाद या तो उन लोगों को सामने रखें या धागे से बांध के लटका दिए, तो देखो इसमें क्या होता। रबिंग करने के बाद, आफ्टर रबिंग, अभी बोलते हैं आफ्टर रबिंग, समझना ध्यान से। रबिंग के बाद, ठीक है, रबिंग के बाद इन दोनों ग्लास को हमने आमने सामने रखा। रबिंग के बाद ये ग्लास, एक ये दूसरा ग्लास, रबिंग के बाद इन दोनों ग्लास को हमने आमने सामने रखा। फिर देखा क्या कि इन दोनों ग्लास में रिपल्शन हो रहा है, इन दोनों ग्लास में रिपल्शन हो रहा, ये दोनों ग्लास एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि रबिंग के पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था, रबिंग के पहले ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस रबिंग के बाद दोनों ग्लास एक दूसरे को दूर भगा रहा, दोनों ग्लास में रिपल्शन हुआ। देखते हैं फिर आगे, देखो फिर हमने क्या किया, इन दोनों प्लास्टिक शीट को एक साथ रखा, ये प्लास्टिक शीट, ये प्लास्टिक शीट और ये प्लास्टिक शीट। जब इन दोनों प्लास्टिक शीट को हम एक साथ रखते हैं, दोनों प्लास्टिक शीट को एक साथ रखते हैं, ठीक है। देखो अगेन हम क्या देखते हैं कि इन दोनों प्लास्टिक शीट में रिपल्शन हो रहा, ठीक है। लो ये दोनों ग्लास में भी रिपल्शन, ये दोनों प्लास्टिक में भी रिपल्शन, मतलब दुश्मनी हो गई दोनों ग्लास में। भाई कुछ तो बात है दुश्मनी होने का, अदरवाइज दोस्ती था पहले, मतलब इन दोनों ग्लास में दोस्ती था, अभी दुश्मनी में बदल गया, दोनों ग्लास एक दूसरे को रिपल्शन करने लगा। बोलते अच्छा देखते हैं, दो अलग अलग लोगों को लाते हैं। फिर हमने क्या की, एक ग्लास रॉड को हम लाए एक साथ और एक प्लास्टिक को लाए। जब ग्लास और प्लास्टिक को हम साथ लाते हैं तो देखते हैं कि इन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा। अब देखो भाइयों ये क्या हो गया, ये दोनों ग्लास और प्लास्टिक अब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि अभी इन दोनों ग्लास में रिपल्शन हुआ था, इन दोनों प्लास्टिक में भी रिपल्शन हुआ था। देखो एक बात तय हो गया, क्या तय हो गया, समझना बात अच्छे से, कि इन दोनों ग्लास को हमने दोनों सिल्क से रब्ड किया। दैट मीन्स इन दोनों ग्लास पर जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर हुआ होगा वो सेम नेचर का हुआ होगा। फिर से बात को समझो, ये दो ग्लास है, इन दोनों ग्लास को हमने दोनों सील के साथ रब्ड किया। रबिंग के पहले कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट रबिंग के बाद जो रिपल्सन हो रहा उसका कारण हम ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। रबिंग के बाद इन दोनों ग्लास में जो भी प्रॉपर्टी हुआ होगा वो सेम नेचर का प्रॉपर्टी हुआ होगा रबिंग के बाद, ठीक है, क्योंकि दोनों का मटेरियल सिल्क था। ओके, अगेन देखो, इन दोनों प्लास्टिक शीट को हमें दोनों फर के साथ रब्ड किया। दैट मीन्स इन दोनों प्लास्टिक पर भी जो भी प्रॉपर्टी आया होगा वो प्रॉपर्टी सेम नेचर का होगा।
ठीक है, और ठीक है, क्लियर, मेरा बात क्लियर हो रहा? देखो मैं पढ़ाते समय इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, टॉपिक से रिलेटेड बात करूंगा, आप यूट्यूब पर कमेंट करेंगे, बताएंगे, आप अपने प्रॉब्लम्स को लिखेंगे, आपको मैं और अच्छे से समझाऊंगा। मैं ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं करूंगा, क्योंकि अच्छी बातें सबको पता है, बस उसको यूज करना है, अच्छी बातों को लाना, उस सबको मालूम है। पढ़ना चाहिए, बहुत पढ़ना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये पूरी दुनिया को पता है। इसलिए आप बस फोकस करो, पूरा फिजिक्स मेरे साथ पढ़ो। देखो, तो इन दोनों ग्लास में आगे आगे नाते बात नहीं करते, इन दोनों ग्लास में जो भी प्रॉपर्टी आया होगा वो सेम टाइप का प्रॉपर्टी आया होगा, और इन दोनों प्लास्टिक में भी जो भी प्रॉपर्टी आया होगा सेम टाइप का प्रॉपर्टी आया होगा। इससे एक बात क्लियर हुआ कि सेम टाइप के प्रॉपर्टी में रिपल्सन होता है, सेम टाइप के प्रॉपर्टी में रिपल्सन होता है। अब उस प्रॉपर्टी का नाम कुछ देना होगा, देते हैं, जस्ट ए मिनट देते हैं, क्योंकि जब तक थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपका अच्छा नहीं होगा आप न्यूमेरिकल नहीं बता पाएंगे। और थ्योरी का कॉन्सेप्ट करो, फिर देखो मेरे साथ आप थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल भी कैसे बनाते हो, पूरा फिजिक्स कैसे समझते हो। देखो, इन दोनों ग्लास में जो भी प्रॉपर्टी आया होगा सेम टाइप का प्रॉपर्टी आया होगा, इसलिए सेम टाइप का प्रॉपर्टी में रिपल्सन होता है। इन दोनों प्लास्टिक में भी सेम टाइप का प्रॉपर्टी आया, इसलिए सेम टाइप के प्रॉपर्टी में रिपल्सन होता है। सेम आया क्योंकि दोनों का सिल्क, ये दोनों का फर सेम था। बट इस ग्लास में और इस प्लास्टिक में डिफरेंट टाइप का प्रॉपर्टी आया होगा। क्यों डिफरेंट टाइप का प्रॉपर्टी आया होगा? अरे बात समझ में आ रही? डिफरेंट टाइप का प्रॉपर्टी क्यों आया होगा? क्योंकि इस ग्लास को सिल्क से किए रब, इस प्लास्टिक को फर से किए, इसलिए ग्लास और प्लास्टिक का जो भी प्रॉपर्टी होगा वो डिफरेंट टाइप का प्रॉपर्टी होगा, और डिफरेंट टाइप का प्रॉपर्टी में अट्रैक्शन हो रहा है। दैट मीन्स एक रूल बन गया। जितना भी एक्सपेरिमेंट किए उस एक्सपेरिमेंट में यह पता चला कि सर सेम टाइप के प्रॉपर्टी में रिपल्सन होता है और डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टी में अट्रैक्शन होता है। अब इस प्रॉपर्टी का कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है? चलो इस प्रॉपर्टी का नाम हम बोल देते चार्ज। इस प्रॉपर्टी का नाम चार्ज, ठीक है ना? इस प्रॉपर्टी का नाम चार्ज, बिल्कुल जैसे कुछ न्यू एक्वायर हुआ, कुछ नया मिल गया, रबिंग करने के बाद कुछ नया हो गया, तो इस प्रॉपर्टी को चार्ज बोल दिए। जैसे होता है ना, कभी कोई बच्चा सामने बैठा हो क्लास में, अभी 2-3 साल बाद वो आए, बोले सर मेरा तो सिलेक्शन हो गया, हम तो IIT खड़गपुर में है, IIT बॉम्बे में है, और मेरा सिलेक्शन हो गया, तो अभी उसमें कुछ चार्ज आ गया, उसमें कुछ ने कुछ प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिया, या किसी ने कोई जॉब ले लिया, सर एयरफोर्स में आ गए तो उसने कुछ प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिया। वैसे ही रबिंग के बाद कुछ प्रॉपर्टी इसमें चला आया, यानी इसका वैल्यू हो गया, ठीक है ना? बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिका के साइंटिस्ट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने स्टडी करने के बाद इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि भाई जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर हो रहा है इन दोनों के बीच में, जो भी प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच एक्वायर हो रहा, वो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा। उसके पीछे कौन है? उसके पीछे इलेक्ट्रॉन है। कौन है उसके पीछे? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी नहीं, इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कैसे है सर? कैसे इलेक्ट्रॉन बताएंगे, बहुत डिटेल्स में बहुत अच्छे से बताएंगे, बट अभी बता दें कि इस प्रॉपर्टी के पीछे इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जो चार्ज हम बोल रहे थे उसका नाम हमने दे दिया इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर बोले इसके बीच में जो फोर्स हो रहा है, वो जो अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स हो रहा है, उसको क्या नाम दे? किसी ने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स दे दीजिए सर। नहीं, ग्रेविटेशनल नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन में ओनली अट्रैक्शन होता है, ग्रेविटेशन में रिपल्सन होता नहीं है, इसीलिए इसके बीच में फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं दे सकते हैं, और अट्रैक्शन के साथ रिपल्सन हो रहा, तो फिर इलेक्ट्रॉन की वजह से ही फोर्स भी हो रहा, इसलिए फोर्स को दे दो इलेक्ट्रिक फोर्स और चार्ज को दे दो इलेक्ट्रिक चार्ज। आ रही बात समझ में? तो फिर चार्ज प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके बीच के फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स। अब बोले सर चार्ज का नाम क्या दे? तो ग्रीक वालों ने चार्ज का नाम बहुत कुछ और रखा था, अलग अलग नाम।
फ्रैंकलिन ने कुछ नाम दिया और बोला कि जो ग्लास टाइप का जो मटेरियल्स में जो प्रॉपर्टी एक्वायर हो रहा रबिंग के बाद, जो ग्लास टाइप के मटेरियल में जो प्रॉपर्टी एक्वायर हो रहा और जो चार्ज डेवलप हो रहा उसका नाम हम पॉजिटिव दे देते हैं, और जो प्लास्टिक टाइप के मटेरियल में हो रहा उसका नाम हम नेगेटिव दे देते हैं। तो सेम टाइप का चार्ज में रिपल्शन और डिफरेंट टाइप का चार्ज में अट्रैक्शन। अब सर पॉजिटिव नाम क्यों दिए और नेगेटिव नाम क्यों दिए, थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा। चलो अब बताओ एटम का फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन है, सबको पता है। और एटम से मिलके ही मैटर बना है, मैटर बना एटम से मिलके, तो ग्लास भी एटम से मिलके बना, सिल्क भी एटम से मिलके बना। क्योंकि अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, सर वो सिल्क पर कौन सा चार्ज आया था, वो फर पे कौन सा चार्ज आया था, वो सब क्लियर नहीं हुआ होगा। देखो एटम का फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन है, तो भाई एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ये बात आपको मालूम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता सर, इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज। अच्छा ऐसा निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता पॉजिटिव चार्ज। अच्छा ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज। देखो अगर स्टार्ट के दिनों में अगर किसी ने, जिन लोगों ने ये फेनोमेनन हमको दिया, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन का रोल है पॉजिटिव और निगेटिव नेम देने के पीछे। अगर फ्रैंकलिन साहब ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को पॉजिटिव बोल दिया होता तो आज पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉन के चार्ज को पॉजिटिव मानता, और अगर प्रोटॉन के चार्ज को निगेटिव बोल दिया होता तो फिर हम लोग आज प्रोटॉन के चार्ज को निगेटिव मानते। That means the name given positive and negative are randomly नाम दे दिया गया, प्लस माइनस। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को निगेटिव बोलते हैं, प्रोटॉन के चार्ज को पॉजिटिव बोलते हैं, ये एजम्पशंस है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। अब देखो आपको और भी कुछ पता होगा, क्या पता होगा, आपको पता होगा कि सर न्यूक्लियस में कौन रहता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। भाई न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता, ये बात मालूम है, मालूम है, बिल्कुल मालूम है सर, एकदम बहुत बचपन से जानते हैं इस बात को, ठीक है भाई। देखो आगे, बाहर में कौन रहता, इलेक्ट्रॉन रहता। अभी है क्या बात कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो फोर्स है ना, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इसको बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना टाइटली बाउंडेड है, मतलब आपका रबिंग करने से प्रोटॉन कहीं जाने वाला नहीं है और न्यूट्रॉन भी कहीं जाने वाला नहीं। न्यूट्रॉन का जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट जाने वाला नहीं है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंडेड है, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कितना स्ट्रॉन्ग है पता है, वो स्ट्रॉन्ग है 10⁻38 टाइम्स अप्रॉक्स में ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। कौन सा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का फोर्स। ऐसा क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि जब रबिंग करोगे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं जाएगा, और जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ वीकली बाउंडेड है। देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में स्ट्रांगली बाउंडेड है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ वीकली बाउंडेड है, इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंडेड विद देयर पेरेंट्स एटम। इसलिए जब हम रबिंग करते हैं एक बात तय हो गया यहां पर, वो बात तय ये हो गया कि जब भी दो ऑब्जेक्ट को रब्ड करोगे तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। पहली बात समझो, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, न्यूट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कारण बता रहे हैं, जब भी होगा ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का होगा। दैट मीन्स जो आना जाना करने वाला है वो इलेक्ट्रॉन आना जाना करने वाला है,
द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। नोट करने वाली बात है ये, जब आप फिजिक्स यूट्यूब पर हमसे पढ़ो तो आप कॉपी पेन लेके बैठो, कंप्लीट नोट्स के साथ आपको पढ़ाने वाले हम, कंप्लीट नोट्स। तो यहां पे एक पॉइंट नोट कर सकते हो कि व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। When two bodies are rubbed against each other, the transfer of electrons takes place. जब दो ऑब्जेक्ट को हम एक दूसरे के अगेंस्ट में रबिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। देखते हैं जरा, देखिए अब बताना, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये लोग भाई साहब ये सब रहते कैसे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये सब रहते कैसे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो ये न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के बाहर में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये न्यूक्लियस के बाहर में इलेक्ट्रॉन है। अब इस न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस में मान लो कोई एक एग्जांपल ले लो, 6 इलेक्ट्रॉन, 6, ये 6e, बोले सर 6e लिखें, इलेक्ट्रॉन तो रहता नहीं न्यूक्लियस में, फिर आप इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। एक मिनट जरा देखो, यहां लिखते हैं, हम बोलते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.602 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। कूलम चार्ज का यूनिट है, अभी हम बात करेंगे, अभी हो सकता है अभी कर ले या फिर अगले वीडियो में करें। देखो 1.602 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, और इसका चार्ज निगेटिव होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं -e। अब चार्ज ऑन प्रोटॉन का बात करेंगे तो प्रोटॉन के चार्ज को +1.602 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। न्यूमेरिकल में 1.6 लेके ही काम चलता, ले लेते। अब इसके चार्ज को, अगर इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को -e लिखते हो तो इस प्रोटॉन के चार्ज को +p लिखा हुआ कहीं नहीं दिखने वाले आप। ऐसा नहीं कि इसके चार्ज को +p लिखेंगे, इसके चार्ज को +e लिखते। डेट मीन्स प्रोटॉन का चार्ज वही होता है जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, बस मैग्नीट्यूड में होता है। पॉजिटिव वैल्यू में प्रोटॉन का लेते हैं और निगेटिव में इलेक्ट्रॉन का, और न्यूमेरिकल में मैग्नीट्यूड लेके बात करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोनों सेम है। इसलिए इस न्यूक्लियस में हमने लिखा +6e, मतलब 6 प्रोटॉन। देखो फिर से लिखते थे, अच्छा से लिखते थे। देखिए हम बोलते हैं इसमें +6e, मतलब आप समझे 6 प्रोटॉन है। अब भाई 6 प्रोटॉन होगा तो इस बाहर में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। और आप कंफ्यूग्रेशन पता हो, मतलब सर आप कार्बन वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, हाँ समझ गए, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, कुछ भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, मान लो ये अगर पहला ऑर्बिट है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिट में, ये 6 प्रोटॉन अंदर में। अब इसका टोटल चार्ज क्या हुआ, बोलेंगे टोटल चार्ज +6e -6e 0। अच्छा, मतलब किसी भी एटम का टोटल चार्ज 0 होता है। यस, एटम इज न्यूट्रल। द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई एटम इज न्यूट्रल। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है एटम के अंदर में उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए एटम न्यूट्रल होता है। अब एटम से मिलके ग्लास बना था तो रबिंग करने के पहले ग्लास न्यूट्रल था। हाँ सर, रबिंग करने के पहले ग्लास न्यूट्रल था, इसलिए दोनों ग्लास को साथ में रखे थे, कुछ नहीं हुआ था। रबिंग करने के पहले प्लास्टिक भी न्यूट्रल था, बिल्कुल न्यूट्रल था, साथ में रखे थे, कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, और सिल्क और फर वगैरह सब सर रबिंग करने के पहले न्यूट्रल था। क्यों न्यूट्रल था, क्योंकि सब में जितना पॉजिटिव था उतना निगेटिव था, इसलिए रबिंग करने के पहले टोटल चार्ज 0 था। जब न्यूट्रल था कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्सन नहीं, भाई भाई सब ठीक थे। समझ में आ रहा बात, कुछ कुछ बात क्लियर हो रहा। आप देखो, मतलब सर रबिंग करने के पहले टोटल चार्ज 0 होता, इसीलिए बोलते हैं एटम इज न्यूट्रल, या पढ़े भी होंगे, तो ये बात समझ में आया। अब देखो बाबू, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, टोटल चार्ज 0। अब मान लो, ठीक है,
मान लो किसी भी तरीके से मतलब देखो, चार्ज प्रोड्यूस करने का 2 से 3 मेथड है। चार्जिंग बाय इंडक्शन होता है, कंडक्शन होता है, अभी रबिंग कर रहे हैं फ्रिक्शन से, ठीक है। बट अभी हम बात कर रहे हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। इस बात पे ध्यान देना, अगर इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल ले हम लोग, किसी भी तरीके से इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल ले हम लोग, देखिए अगर मान लो इस एटम से 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिमूव्ड कर ले, तो भाई क्या बच जाएगा? अब बचेगा, देखो क्या बचेगा, ठीक है। सामने देखते हैं एकदम अभी ऐसे, ये